लेकिन आपके इस बात को लेकर के मैं भी सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौता है तो वो स्ट्रैटेजी है और पंजाब में कुछ और है क्योंकि बीजेपी को स्पेस देना नहीं चाहती। अगर यही लॉजिक है तो कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है दिल्ली में, यह आपको बेहतर पता है। अजय माकन को एक जगह पाने के लिए दिल्ली छोड़ करके बाहर जाना पड़ रहा है। और जहां तक वंशवाद की बात है, परिवारवाद की बात है, तो परिवारवाद मुद्दा तो दिखाई पड़ रहा है और परिवारवाद ठीक है। परिवारवाद का मतलब क्या यह समझा जाए कि किसी राजनेता का बेटा पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता? क्या वो जमीन से शुरुआत नहीं कर सकता? क्या वो एमएलए नहीं बन सकता? क्या वो एमपी नहीं बन सकता? परिवारवाद से मतलब यह है कि उसी परिवार का बच्चा उस पार्टी का सुप्रीमो होगा। वो पैदा हुआ और उस पार्टी का सुप्रीमो हुआ, विरासत में उसे वो पार्टी मिली, जैसे अखिलेश यादव को मिली, जैसे राहुल गांधी को मिली, जैसे तेजस्वी यादव को मिली, जैसे ये तमाम लोग हैं। सवाल यह है कि ये तो जनता तय करेगी कि बीजेपी के परिवारवाद वाले आरोप में कितना दम है। मैं भी मानता हूं कि परिवारवाद से बीजेपी बिल्कुल अछूती है, यह कहना सरासर गलत होगा, लेकिन एक बड़ा डिग्री का फासला है, बहुत बड़े डिग्री का फर्क है जो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है और बीजेपी पिछले 10 साल से तो सफल हो रही है। बीजेपी ये कहने में सफल हो रही है और लोग बीजेपी की बातों को मान रहे हैं। जहां तक सवाल है चुनौतियों का, तो चुनौती तो बीजेपी के सामने है और इसलिए अगर चुनौती नहीं होती तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे तक से दोस्ती करने की जरूरत क्यों पड़ती? सवाल यह है कि इंडिया अलायंस जिसकी आपने चर्चा की कि इस बार तमाम विपक्षी दल साथ है, कहां साथ है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बसपा साथ है क्या आपके? आपने लाख कोशिश कर ली बसपा आपसे मिलने, आपका फोन तक उठाने के लिए मायावती तैयार नहीं है। आपके साथ सुभाषपा था, वो छोड़ के चला गया। तमाम सारी पार्टियां छोड़ करके चली गई जो अखिलेश यादव के साथ 2022 के चुनाव तक थी। बिहार में नीतीश कुमार चले गए, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रही। तो आखिरकार आपका गठबंधन किससे है? कौन सा अलायंस है ये? क्या आप कौन से अलायंस की बात करते हैं जिसमें अगर टीएमसी है तो वो कांग्रेस को कहती है कि कांग्रेस 40 सीट पाने की हकदार नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, फिर भी वो कहती है कि हम इस गठबंधन का हिस्सा हैं। मुझे तो इंडिया गठबंधन मजाक के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पंजाब में गठबंधन है, दिल्ली में है नहीं। एक टीएमसी उसकी घटक दल है, लेकिन अपने सबसे बड़े घटक दल को कहती है 40 सीट से ज्यादा इनको पाने की इनकी हैसियत नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये कौन से गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। सवाल तो बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन का जो माहौल बना था, 28 पार्टियां जब एक साथ आई थी, तो सही में लग रहा था कि ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर के बड़ी चुनौती देंगी। लेकिन बीजेपी के अंदर कसमकस है रमेश ठाकुर जी, असमंजस की स्थिति है। तो कांग्रेस भी तो सीटों का डिक्लेरेशन नहीं कर पा रही। कांग्रेस में सीटों के डिक्लेरेशन की जो रफ्तार है, बिहार जैसे प्रदेश में भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा। वहां भी आरजेडी सीपीआई एमएल के बीच में जबरदस्त खींचतान है। कांग्रेस 12 मांग रही है, आरजेडी 6 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। डॉक्टर रमेश ठाकुर, देखिए, खींचतान दोनों अगर इंडिया में है तो एनडीए में भी है। कल मैं लगभग 5-6 घंटे बीजेपी कार्यालय में रहा। पूरे सारे दृश्य को मैंने देखा। सीएम साहब आते हैं और जितनी भी कोर कमेटी उत्तर प्रदेश की वो आती है। तो स्थिति वहां जूतम पैजार की थी, जो आप नहीं बता रहे हो, जो कोई भी नहीं बता पा रहा है। और रही बात इंडिया गठबंधन की वाली जो बात है, आज भी अगर 24-25 उनके पास अगर दल हैं
तो उनका एक दल इनके 12 दलों के बराबर है, क्योंकि 12-14 दल ऐसे हैं जो कागजों में इस समय एनडीए के पास है, उनके पास सिंगल एक भी सांसद नहीं है। मुझे लग रहा कुछ तो दल ऐसे हैं जिसमें अध्यक्ष के अलावा 4 आदमी भी पीछे नहीं है, तो इसलिए वो आपको बड़ा लगता है। अब बात आ जाते मुद्दे पे, ये असमंजस स्थिति क्यों बनी है? इंडिया में कम है, एनडीए में ज्यादा है। वो इसलिए है, मैं पीलीभीत से आता हूं, पीलीभीत से वरुण गांधी हैं। वरुण गांधी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो कोई भी अगर कैंडिडेट उनके सामने आता है निश्चित तौर पे हारेगा वो। उनके सामने अगर वरुण गांधी खड़े हो जाते हैं, निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा जो उन्होंने पिछला रखा है। अब इस पे एक संदेश जब जाता है मेनका गांधी जी के पास में, जो सूत्र बताते हैं वो शीर्ष नेतृत्व भाजपा की तरफ से, उन्होंने कहा आप सुल्तानपुर छोड़ दो, उसके बदले आपको हम 4-5 साल के बाद में कुछ और बड़ा देखेंगे। ये चीजें होती हैं। उसके बाद में उन्होंने कहा वरुण गांधी को टिकट चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भी पीलीभीत के लिए। इस बात पे सहमति नहीं हो पाती है, इस बात पे मंथन लंबा चौड़ा होता रहता। ये जो 24-25 जो सीटें बची हुई हैं उसमें पंकज जी मेन सिंगल सीट ये है जहां पे सबसे ज्यादा मामला फंसा हुआ है। गांधी परिवार से आते हैं, बड़ी सीट है, वीआईपी सीट है, इस पे कोई भी हाथ नहीं डालना चाह रहा है। तभी कल ये सारी चीजें हो गई जब इनसे कोई बात नहीं बनी, तो ये बाकी रात की 11 बजे की फ्लाइट पकड़ के चाहे योगी जी हो जाए, डिप्टी सीएम हो जाए, सब लखनऊ आ जाते हैं। ये पूरी की पूरी गेंद प्रधानमंत्री जी के पाले में डाल दी कि आपको देना है नहीं देना अब देखो। अब ये एक नई खबर ये आती है कि मेनका गांधी को अब मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको ये कहा जा रहा है आप सुल्तानपुर छोड़ो, आप रायबरेली आ जाओ। ये नई खबर और आ रही है कि आप रायबरेली की सीट ले लो। अभी सुनील शुक्ला जी ने कहा, बहुत सही बात उन्होंने कही, असमंजस के अलावा डर भी है, भय भी है। अगर भय ना होता तो महाराष्ट्र की जो तस्वीर हमको देखने को मिल रही है, राज ठाकरे से इनको हाथ मिलाना पड़ रहा है। और जो आप 75 साल का जो आपने एक लकीर खींची थी, वो भी मुझे लग रहा धूमिल होती दिखाई दे रही है। आप 60-65 साल के बंदे, मैं अभी पिछले साल मैं श्रीलंका गया था, तो श्रीलंका में जब संधू साहब होते थे दूतावास में, तो उनसे हम लोग पत्रकारों का एक दल गया था, तो हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था मुझे राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी राजनीति से बहुत दूर दूर तक तौबा करूंगा। अब वो अमेरिका में दूतावास की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उसके बाद आज पता लगता है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं पंजाब के लिए। तो ये नहीं है। अब उसके बाद में अनुराधा पोर्टवाल आती है, वो भी 70 के करीब में पहुंच रही हैं, और उसके बाद में चाहे अरुण गोविल और कोई भी हो, तो ये जो एज का जो आंकड़ा था पंकज जी, मुझे लग रहा है वो बहुत पीछे छूट गया। क्योंकि जब इसमें भी चीजें आएंगी तो सबसे पहला नाम आएगा प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री 73-74 साल के हो गए, फिर उनके पास तो 1-1.5 साल बचा। क्या जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जो उन्होंने अपना ही नियम बनाया है, क्या 1 साल के बाद में प्रधानमंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे? नहीं देंगे। तो ये सारी चीजों को पीछे हट गए। और शक्ति वाली बात जहां पे आ गई है, शक्ति को काउंटर करा जा रहा है। शक्ति को जिस तरीके से राहुल भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एक मैसेज दे दिया गया कैसरगंज से कि भाई हमने ये बात तो कह दी है, अब हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे, अगर टिकट देंगे तो हम अपनी बात पे झूठे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को लेके कई सारी ऐसा जो मंथन, ऐसा जो जूतम पैजार अंदर हो रहा है, इन सीटों पे इनको मोहर लगानी सबसे बड़ी चुनौती हो रही है। बिहार का मसला था, बहुत तगड़ा मसला फंसा हुआ था चिराग पासवान का पारस के बीच में, और उसके बाद में सारे गठबंधन जितनी भी पार्टियां, आराम से सुलझ गया मामला। किसी को 2 मिली, किसी को 3 मिली, किसी को 1 मिली, उठा के बीजेपी कार्यालय में आते हैं, उनको चाय बिस्कुट वगैरह खिला के मीठी मीठी बातें करके सारे के सारे मान जाते हैं। ये चीज उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रही है? बात वही आ जाती है लब्बो लुभाव ये कि 400 का आंकड़ा आपने बोल तो दिया, हमें पार करना है, 370 पार करने हैं। अब ये जो काउंटिंग है पूरी हो तो हो कैसे? तभी तो 4-5 दिन से प्रधानमंत्री बहुत साउथ के बेल्ट में पड़े हुए हैं कि कम से कम वहां पे कुछ जगहों पे ऐसे हो तो कम से कम ये चीजें हमारी पूरी हो जाए। जो जैसे महाराष्ट्र हमसे बड़ा चोट पहुंचा रहा है, पंजाब हमें चोट पहुंचा रहा है, तेलंगाना हमें चोट पहुंचा रहा है। ये 9 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके आंकड़े के लिए। इस भरपाई के लिए फिर आ जाते हैं कि 80 के आंकड़े में, कि कम से कम यहाँ पे 70 का आंकड़ा हमारा पूरा हो जाए। लेकिन कोई सीट ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश की
जो ये कहते हो कि बहुत सपाट पिच है और हम तो यहाँ पे खुल के बैटिंग करेंगे और हम लोग जीत जाएंगे। मुझे एक सीट आप बता दो कि उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, पीलीभीत मेरा जिला है, बगल में लखीमपुर में, जहां से टेनी साहब को टिकट दिया गया है। और हालांकि टिकट तो दिया गया, लेकिन विरोध किस तरीके से अंदर खाने उनका हो रहा है। इतना बड़ा कांड हुआ, उनके बेटे जेल में बाहर आते हैं, 8 किसानों को मार दिया जाता है, और वहां जो किसान संगठन है वो भी धरना प्रदर्शन के उतारे हुए, उनके टिकट क्यों दिया गया। तो इस तरह की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। अब आ जाए अमेठी में। अमेठी में अभी पत्ते नहीं खोले हैं कांग्रेस ने कि उनका कोई कैंडिडेट लड़ेगा, राहुल दूसरी भी सीट से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से भी अगर कोई गांधी परिवार से आता है कि नहीं आता। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट पे उनको एक बहुत क्या कहते हैं, एक गंभीरता से लेके चल रही है। रायबरेली में गांधी परिवार से आता, चलो वो नहीं आ रहा तो भाजपा का गांधी दे देते हैं, मेनका गांधी को। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है पंकज जी, 20 तारीख को पहला जो वोटिंग जब होगी उसमें पीलीभीत आता है। तैयारी करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तैयारियां सारी शुरू हो जाएंगी। और वहां ये अगर अभी तक भी अगर कैंडिडेट अगर घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सवाल इनको उठाना मुझे लग रहा अच्छा नहीं लगता है। फिर कांग्रेस को जब कहते कि आपका कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन ने अपना कोई अभी सीट शेयरिंग उनकी नहीं हो पाई है, ये सारी चीजों को लेके मुझे लग रहा थोड़ा सा इस पे फिर बचना चाहिए। क्योंकि दोनों दलों में जिस तरीके से चीजें इस समय हो गई हैं टिकट को लेके, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में रमेश ठाकुर जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं चाहूंगा इसका जवाब भी आप दें। क्या एनडीए से ज्यादा सीटों का डिक्लेरेशन इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बीजेपी अगर पीलीभीत में फंस रही है, मैं आपसे सहमत हूं, तो अमेठी में कांग्रेस फंस नहीं रही है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। आपका ये लॉजिक मेरे गले नहीं उतर रहा है। बीजेपी तो पीलीभीत में फंस रही है कि वरुण गांधी को देना है या नहीं देना है, लेकिन अमेठी से राहुल लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पे कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से लड़ेगा भी कि नहीं लड़ेगा, उसके जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चीख चीख कर कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां से गुजर जाते हैं और लोगों को आश्वासन नहीं दे पाते कि मैं आ रहा हूं, मैं यहां से लड़ूंगा। सवाल यह है कि जिनको आप पत्ते नहीं खोलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको असमंजस की स्थिति पीलीभीत में कैसे बता रहे हैं, जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए पंकज जी, सीधे शब्दों में कहूं तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी गलतियां हैं यही हैं। अब जब उनको पता है कि जो बड़ी बड़ी सीटें, चाहे पीलीभीत हो जाए, चाहे अमेठी हो जाए, जो आपकी अमेठी पारंपरिक आपकी सीट रही है, और पीलीभीत में भी अच्छा जनाधार आपका रहा है, बीएम सिंह भी आपके लड़े हुए हैं, और उसके बाद में कई ऐसे नेता हैं जो पीलीभीत से लड़ते रहते, संगठन ठीक ठाक है, इतना भी बुरा नहीं है वहां पे। पत्ते तो छोड़ो, आप अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे हो? जब आपको पता है सामने वाली पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, उसको काउंटर करने के लिए और उनके चीजों को लड़ने के लिए आपको तुरंत ही कैंडिडेट उतार देना चाहिए। और रही बात अमेठी के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि अमेठी फंस रही है। देखो अमेठी में स्मृति ईरानी जी की जो स्थिति है मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछला चुनाव उन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ में जीता है। अब यहां से अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते तो पंकज जी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा गांधी परिवार के लिए, उनकी राजनीति के लिए और उनके संगठन के लिए। अगर यहां से वो नहीं लड़ते हैं, बेशक वायनाड से वो ना लड़े, चाहे दोबारा से हारते, लेकिन इनको अमेठी जरूर लड़ना चाहिए था। अब दोनों जगह से लड़ लो, पिछली बार भी आपने लड़ा था। अब जिस तरीके से स्मृति जी ने ताल ठोक के कह दिया कि अगर हिम्मत है तो यहां से लड़के दिखाओ, अब चीजें शुरू हो गई हैं कि गांधी परिवार तो यहां से शिफ्ट कर गया, यहां से तो चले गया, यहां से तो भाग गया, यहां से ये हो गया वो हो गया। और होना भी चाहिए, दूसरी पार्टी वाले आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कांग्रेस बहुत बड़ी गलती करके चल रही है, इन सीटों पे अपना कोई कैंडिडेट ना देके। अब प्रियंका गांधी जिस तरीके से आपने 2019 में ये बहुत ज्यादा ये संभावना जताई जा रही थी
कि वो किसी ना किसी सीट से फाइट करेंगी। फिर उसके बाद में 22 आता है, 17 आता है, तो ये सारी चीज़ों को लेके उनको एक परिपक्वता जिसको कहते हैं राजनीतिक तौर पे अच्छी खासी हुई थी। लड़कियों के लिए क्या लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अच्छा नारा हुआ और उसको लोगों ने एडमिट भी बढ़िया से करा। लेकिन अब क्या दिक्कत है? अब सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको लड़ना चाहिए, कोई भी चाहे अमेठी से लड़ो, चाहे बरेली से लड़ो, लेकिन उन चीज़ों को ये लोग बहुत ही मतलब हल्के में ले रहे हैं और इस चीज़ को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। यहाँ कांग्रेस की मुझे लग रहा बहुत कमज़ोर जो स्थिति दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा जो उनकी एक कहते हैं ना बचकानी जो जिस तरीके से चीज़ें वो सामने आ रही हैं।